रिजल्ट लाना होगा। लेकिन बीएसपी पंजाब, हरियाणा आदि इन राज्यों में वहाँ की रीजनल पार्टियों के साथ मिलकर जरूर चुनाव लड़ सकती है, बशर्ते अब वर्तमान में उनका एनडीए में परिवर्तित किए गए यूपीए से भी कोई संबंध नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही पार्टी के लोगों को हर स्तर पर सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन के मैंने उनको हमेशा बड़ा माना, वो मुझे छोटा नहीं मानती अपने परिवार का। उनको ये घटना छोटी लगी। नमस्कार, SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नाज़मीन खान आपके साथ। उत्तर प्रदेश में घोषी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी लोकसभा में अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी यहां पर अपनी जीत का दावा करती है। तो वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद लोकसभा चुनाव में उतरते हुए नजर आ रहे हैं और चुनावी मैदान में उतरते हुए गठबंधन की भी बात करते हैं। और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती से गठबंधन को लेकर एक बड़े पहल की शुरुआत की बात जो कही जाए, जो पहल होती है वो चंद्रशेखर आजाद करने की बात करते हैं। ऐसे में आपको बता दें, जो उनके तमाम समर्थक हैं वो भी ये कहते हैं कि दोनों का मार्गदर्शन एक ही है, दोनों की विचारधारा एक ही है, दोनों एक ही मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो फैसला लिया जाएगा वो हमारे भाई के बदौलत लिया जाएगा और जो हमारी बहन जी है मायावती, उनके तहत लिया जाएगा कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन दोनों की चाह यहाँ पर यही लग रही है कि दोनों जल्द ही गठबंधन कर सकते हैं। अब ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने तो ऐलान कर दिया है कि मेरी मायावती से कोई भी दुश्मनी नहीं है, मेरी ऐसी कोई नाराजगी भी नहीं है। जब चंद्रशेखर आजाद पर गोली लगी थी उस वक्त चंद्रशेखर आजाद का एक बयान सामने आया था, जिन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि अगर वो नहीं आई हैं वो उनकी निजी मर्जी है, लेकिन मेरी नाराजगी यहाँ पर मायावती से बिल्कुल नहीं है। लेकिन सवाल जरूर उठते हैं, क्या कुछ यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद उस वक्त कहते हुए नजर आए थे? देखिए जरा। क्या ये लगता है कुछ भी गलत होगा तो लोग बोलेंगे। अगर कल मेरी जान ही चली जाती तो लोग फिर भी तो उनको पीड़ा होती। उनको अपना भी देखना है, कल उनके साथ भी हो सकती है। ये लाइन ही विचारधारा ही गलत है कि गोली से वो करो। और ये बीजेपी की भाषा है, गोली मारो सालों को, ये वही उसी वो उपजाऊ हो रही है। देखिए, बहन जी से मेरी कोई नाराज़गी नहीं है। मैंने उनको हमेशा बड़ा माना, वो मुझे छोटा नहीं मानती अपने परिवार का। उनको ये घटना छोटी लगी। शायद अगर मैं मर भी जाता शायद उनको इस पर कोई शायद बुरा नहीं लगता। मुझे उनसे कोई दुख नहीं है। मेरे लोग मेरे साथ नहीं है बहुत, और वो समझ रहे हैं कि जो उनके लिए मरने को तैयार है, जिसने जो जान पे जिसकी बनाई है वो हमारा अपना है। मेरे लोग मेरे साथ खड़े होंगे, मैं इस लड़ाई को लड़ता रहूँगा। लगभग सभी दलों के लोग आपसे मिलने आए हैं, कैसा कुछ देखते हैं, क्या नहीं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ बस सबका धन्यवाद करता हूँ। मगर ये है, मैं ये प्रयास करूंगा कि भविष्य में ऐसा किसी के साथ ना हो। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री उस पर ध्यान देना चाहिए। बात चंद्रशेखर की नहीं है, बात इस प्रदेश में हो रही हजारों बहनों के साथ जो अस्मतें लूट रही है, हर महीने रेप हत्याएं हो रही हैं, लोगों की जान जा रही है, ये सब उन पर वो करता है। तो वो मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं, अगर वो इसको संभाल नहीं पा रहे तो क्या फायदा, फिर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप ठीक है, डिस्चार्ज किया जा रहा है? हाँ ठीक हूँ। बस आज जो है जगह जगह ज्ञापन दिया है, सहारनपुर में दिया। अगली रणनीति क्या रहेगी? नहीं, कोई रणनीति नहीं है। पार्टी के सीनियर लीडर जो तय करेंगे हम लोग उस पर काम करेंगे। और दूसरा, मेरे पीठ में जहाँ गोली लगी है वहाँ ड्रेसिंग जारी है। पहले से आराम है, बस एक जलन और वो घाव है, जख्म वो तो है ही। तो सांस लेने में दिक्कत थी, बीपी जो है फ्लक्चुएट हो रहा था, अप डाउन हो रहा था, वो अब ठीक है पहले से। जैसे कि आपने चंद्रशेखर आजाद को सुना, उसके बाद यहाँ पर गठबंधन की बात कही जाए तो मायावती एक बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहती हैं कि मैं गठबंधन को लेकर सोचूंगी, मैं इतनी जल्दी यहाँ पर गठबंधन करती हुई नजर नहीं आऊंगी। वहीं केंद्र सरकार पर यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार पर हमलावर साबित रही कि उत्तर प्रदेश में अब यहाँ पर योगी राज खत्म करना है। तो ऐसे में अगर बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर मैदान में उतरना है तो गठबंधन करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अकेले बदौलत यहाँ पर चुनाव जीतना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए समाजवादी पार्टी को लेकर तो कयास लगाए ही जा रहे थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने यह ऐलान कर दिया कि बिजनौर की वो नगीना सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में ये बात सामने आ गई कि अब वो लोकसभा चुनाव में बड़ा गठबंधन भी कर सकते हैं। लेकिन इसी गठबंधन को लेकर बातचीत कही जाए तो मायावती क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही थी, देखिए जरा। हित में
तथा कमजोर वर्गों के हितों में भी पूरी ईमानदारी से कार्य किया होता और विशेषकर कमजोर वर्गों के हित व कल्याण के मामले में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सलाह को भी मान लिया होता, तो फिर ना तो बाबा साहब को अपने कानूनी मंत्री पद से उस समय इस्तीफा देना पड़ता तथा ना ही आगे चलकर कांग्रेस पार्टी को केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ता तथा ना ही फिर कमजोर वर्गों के लोगों को मजबूरी में बीएसपी के नाम पर अपनी अलग से राजनीतिक पार्टी बनाने की जरूरत पड़ती। और अब ये कांग्रेस पार्टी अपनी जैसी जातिवादी व पूंजीवादी सोच रखने वाली पार्टियों के साथ गठबंधन करके फिर से केंद्र की सत्ता में आने के सपने देख रही है, तो वही सत्ताधारी बीजेपी पार्टी भी पुनः केंद्र की सत्ता में आने के लिए अपने एनडीए गठबंधन को हर मामले में मजबूत बनाने में लगी है। साथ ही फिर से सत्ता में आने का दावा भी ठोक रही है। ये कह रही है कि इस बार बीजेपी और उनका गठबंधन 300 से ज़्यादा सीटें लाएगा, इसका भी दावा ठोक रही है, जिनकी कथनी व करनी में कांग्रेस पार्टी की तरह ही कोई खास अंतर नजर नहीं आता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अब ये दोनों बने गठबंधन यानी कि एनडीए व परिवर्तित किए गए यूपीए केंद्र की सत्ता में आने के लिए अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, जबकि जनता को किए गए इनके वायदे व आश्वासन आदि सत्ता में बने रहने के दौरान अधिकांश खोखले ही साबित हुए हैं। वैसे भी कांग्रेस व बीजेपी एंड कंपनी के बने गठबंधन की अब तक रही सरकार की कार्यशैली यही बताती है कि इनकी नीति, नियत व सोच सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति लगभग एक जैसी ही रही है, क्योंकि इन्होंने सत्ता में रहकर शुरू से इन वर्गों के मामले में अधिकांश कागजी खाना पूर्ति ही की है तथा जमीनी हकीकत में इनके लिए कोई ठोस कार्य नहीं किए हैं। लेकिन जब ये लोग सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो तब फिर वे अपने वोट की खातिर इनके हितों में काफ़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी का गरीबी हटाओ का व बीजेपी का हर गरीब के खाते में 20 लाख रुपए पहुंचाने को लेकर कही गई ये बातें सत्ता में आने के बाद केवल हवाई व खोखली ही साबित होकर रह गई हैं, जिसकी खास वजह से ही बीएसपी ने सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन से ज़्यादातर अपनी दूरी ही बना के रखी है। ऐसी स्थिति में अब इन वर्गों के लोगों को यानी कि कमजोर वर्गों के लोगों को आपसी भाईचारे के आधार पर वे अपना अकेले ही मजबूत गठबंधन बना के या हर मामले में अपनी एकमात्र हितैषी रही पार्टी बीएसपी को ही मजबूती देनी है तथा जिससे फिर यहाँ कोई भी गठबंधन केंद्र व राज्यों के भी सत्ता में पूरी मजबूती के साथ आसीन ना हो सके तथा इसके स्थान पर फिर इनकी मजबूत नहीं बल्कि मजबूर सरकार ही बनेगी। हमारी पार्टी का ये पूरा प्रयास होना चाहिए ताकि बीएसपी के सत्ता में ना आने की स्थिति में भी इन कमजोर वर्गों का यानी कि दबे कुचले लोगों का ये लोग ज़्यादा शोषण ना कर सके। इतना ही नहीं बल्कि ऐसी स्थिति में बीएसपी को भी सत्ता में आसीन होने का मौका मिल सकता है। और जब तक हम लोग अकेले अपने बलबूते पर खड़े नहीं हो पाते हैं, इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब बीएसपी को लोकसभा चुनाव में व इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना आदि राज्यों में
होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही चुनाव लड़कर अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। लेकिन बीएसपी पंजाब, हरियाणा आदि इन राज्यों में वहाँ की रीजनल पार्टियों के साथ मिलकर जरूर चुनाव लड़ सकती है, बशर्ते अब वर्तमान में उनका एनडीए व परिवर्तित किए गए यूपीए से भी कोई संबंध नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही पार्टी के लोगों को हर स्तर पर सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। इसके अलावा यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि देश में लगातार बढ़ रही कमर तोड़ महंगाई, अति गरीबी व बेरोजगारी आदि की इन गंभीर समस्याओं के प्रति केंद्र के उत्तरदायित्व को लेकर कल से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में जवाबदेही का लोगों को काफ़ी बेसब्री से इंतजार है। किंतु मणिपुर में जारी चिंतनीय हालात, हिंसा व सुरक्षा ही अब नया मुद्दा बन गया है। किंतु इन समस्याओं के प्रति भाजपा का रवैया अब तक व्यापक जनहित का कम तथा अपने राजनीतिक स्वार्थ का ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिस कारण देश से जुड़े इन मामलों का जटिल बने रहना अति दुखद है। जबकि देश की प्रगति लोगों की उन्नति में ही निहित है, जिस पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की भी सख्त ज़रूरत है। और अब लोकसभा चुनाव से पहले संसद में सरकार व विपक्ष का रवैया तकरार, आरोप प्रत्यारोप व जिम्मेदारी से भागने का नहीं, बल्कि इन ज्वलंत जन समस्याओं को दूर करने संबंधी समाधान का होना चाहिए। क्योंकि इस समय समस्त गरीब एवं मेहनत कश जनता का जीवन काफ़ी दुखी व त्रस्त है, जिनकी सही से चिंता करना सभी का दायित्व भी बनता है। अंत में अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। वे परिवर्तित किए गए यूपीए की बैठकों का भी काफ़ी दौर चल रहा है। हालांकि इस मामले में हमारी पार्टी भी कोई पीछे नहीं है, बल्कि इन चुनावों की तैयारी को लेकर पिछले कुछ समय से पूरे देश में पार्टी की छोटी छोटी बैठकें व बंद जगह पर कैडर कैंप आदि लेने का भी कार्य काफ़ी युद्ध स्तर पर चल रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि अब एक तरफ सत्ता पक्ष का एनडीए अपनी फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए अपनी दलीलें दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन यहाँ सत्ताधारी एनडीए गठबंधन को इस बार चुनाव में मात देने के लिए उनकी नीतियों व कार्यशैली आदि का काफ़ी विरोध कर रहा है, जिसमें बीएसपी भी कोई पीछे नहीं है। जबकि सत्ताधारी पार्टी व विपक्षी पार्टियों के बने गठबंधन के बारे में सच्चाई तो ये है कि यहाँ वर्तमान में विपक्षी गठबंधन के प्रमुख दल कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी, जैसे कि आपने मायावती को सुना, अब क्या गठबंधन को लेकर अगर चंद्रशेखर आज़ाद नरम दिल दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, मायावती को लेकर एक बयान ज़रूर देते हैं कि यहाँ पर उनसे नाराज़गी नहीं है, तो क्या अब मायावती भी अगर चुनाव उन्हें जीतना है तो मैदान में आना है तो यहाँ पर गठबंधन करेंगी, चाहे वो समाजवादी पार्टी से हो या चाहे फिर वो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद से हो। यहाँ पर भीम आर्मी चीफ से अगर वो गठबंधन करेंगी तो दलितों की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ेगी, यहाँ पर आदिवासी और पिछड़े वर्गों की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में तमाम हुजूम नज़र आता है। तो वैसे में ये देखना होगा कि क्या मायावती कोई बड़ा फैसला सुनाती हुई यहाँ पर नजर आएगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।